क्लास 12 लास्ट कल हम लोगों ने पढ़ा था कि डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। उसमें हमने ये पढ़ा था कि मैटर वेव्स क्या होती है, डीप बॉडी वेव्स क्या होती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होते हैं, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, और अलग अलग सारे क्वेश्चन पढ़े थे। इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली या मैटर वेव्स की वेवलेंथ क्या होती है, किसी जनरल चार्ज पार्टिकल की मैटर वेव की वेवलेंथ क्या होती है। अब इसके बाद वो हमारी यूनिट नंबर 7 थी। अब हमारी यूनिट नंबर 8 है, जिसका नाम है एटम एंड न्यूक्लियाई। सीबीएसई बोर्ड में ये यूनिट 12 नंबर की आती है। सीबीएसई बोर्ड में ये यूनिट 12 नंबर की आती है। इसमें थ्योरी 90% है, सिर्फ 10% यूनिट है। तो ध्यान दीजिएगा, आपके स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एटम न्यूक्लियाई यूनिट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके दो पार्ट्स हैं, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। तो आप देखिए, सबसे पहला एनसीईआरटी का लेसन नंबर 12 है, इसका नाम है एटम। उसमें पहला टॉपिक है कि बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा। तो बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम और ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा से पहले हम आपको ये बताएंगे कि रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट था। उसने अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल के ऊपर, उसने हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल के ऊपर स्ट्राइक करवाया। ये अल्फा पार्टिकल की तरह, ये अल्फा पार्टिकल है। जब उसने स्ट्राइक करवाया तो उसने 3 कंक्लूजन निकाले। पहला, उसने देखा कि 97% ऑफ पार्टिकल्स तो अंडरवेटेड चले जाते हैं। इसका मतलब है कि एटम के अंदर काफ़ी स्पेस जो है वो एम्प्टी है, इसीलिए वो आपके अल्फा पार्टिकल्स अंडरवेटेड चले जाते हैं। तो 2% अल्फा पार्टिकल है वो डिफ्लेक्ट होते हैं, लेकिन उनका डिफ्लेक्शन बहुत स्मॉल होता है। इसका ये मतलब है कि एटम के अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज जरूर है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इनका डिफ्लेक्शन हो रहा है। इसका मतलब सेम चार्ज इन्हें रिपेल कर रहा है। 1% ऐसे भी अल्फा पार्टिकल्स होते हैं जो कि 180 डिग्री पे वापस चले जाते हैं। इसका मतलब होता है कि एटम के सेंटर में कोई ऐसी जगह कंसंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज है जहाँ पे कि अगर अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं तो वो रिबाउंस हो जाते हैं और वापस जिस रास्ते से आए उसी पे चले जाते हैं। ये सिर्फ 1% होते हैं, और ये बताता है कि एटम के अंदर कंसंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज बहुत ही छोटी जगह पर होता है, और इसी को हम लोग स्टूडेंट्स न्यूक्लियस कहते हैं। इसकी साइज 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻15 मीटर तक होती है। अब इसके बाद एक ग्राफ ड्रॉ करा गया। ये ग्राफ आपके सीबीएसई बोर्ड में 4-5 बार आ चुका है, एक नंबर पर। प्लॉट द ग्राफ बिटवीन नंबर ऑफ आइटम्स एंड द एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन आपका एक्स एक्सिस पे है, नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम का मतलब है कि कितने आइटम से आपका अल्फा पार्टिकल टकरा। तो आपने देखा होगा, जब नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होते हैं तो क्या होता है कि डेविएशन कम होता है। इस तरह 97% अंडरवेटेड है। जो आपके 2% है वो डेविएशन देखिए, जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम कम होते जाते हैं वैसे आपका डेविएशन देखिए आपका जो है बढ़ता है। तो एक रिलेशन आया नंबर ऑफ एटम और डेविएशन के बीच का, कि नंबर ऑफ एटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन θ/2 की पावर 4। इस तरीके से आपका ये डेरिवेशन, ये आपका एक कांस्टेंट के साथ n = k/sin 4 θ/2 होता है। ये ग्राफ ड्रॉ करने को आता है और कुछ नहीं आता है, तो बहुत आसान है। उसके बाद साइज ऑफ न्यूक्लियस और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अभी देखिए, मैंने जिक्र करा था कि साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है। तो हम यहाँ से एक फार्मूला डिराइव करेंगे। उस फार्मूले में जब वैल्यू रखेंगे तो हम स्टूडेंट्स आपको दिखाएंगे कि वो कैलकुलेशन आपको न्यूक्लियस के साइज़ के बराबर ही लेके जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर करता है कि एटम का साइज़, न्यूक्लियस का साइज़ 10⁻14 मीटर से 10⁻15 मीटर तक रहता है। तो आप देखिए, ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर चार्ज पॉजिटिव Z ही है। Z आपका एटॉमिक नंबर है, E आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। इसका रेडियस R0 है। जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ अप्रोच करेगा v वेलोसिटी से, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 12mv² होगी।
लेकिन धीरे धीरे सेम चार्ज होने के कारण इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे कि काइनेटिक एनर्जी 100% पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। उस पॉइंट से न्यूक्लियस के सेंटर का जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, उसे हम लोग r0 से लिखते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, u इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r। मैंने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी। अब चार्ज पार्टिकल्स यहाँ से Q बराबर आपका देखिए कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, तो हम U की जगह E के लिख सकते हैं। r0 को ऊपर कर देंगे तो r0 इज इक्वल टू 2z² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 E। अब यहाँ पे देखिए आपको दिया जाएगा, या तो वेलोसिटी दी जाएगी और आपको z दिया जाएगा कि किसका है, कौन सा एटम है। तो देखिए यहाँ पे अल्फा पार्टिकल v वेलोसिटी तो 2 × 10⁷ मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं। आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है और ये हम निकालेंगे केस गोल्ड फॉइल का। दोस्तों गोल्ड फॉइल का एटॉमिक नंबर 79 होता है। ये लिमिटिंग कंडीशन होती है, इसके बाद के एटॉमिक नंबर के जो आपके एटम्स होते हैं दे कम्स इन द रेंज ऑफ रेडियोएक्टिविटी अनस्टेबल एटम। तो यहाँ पे देखिए r0 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2z² अपॉन E के। यहाँ पे पहले हम काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे, मास इंटू v² हाफ। मास किसका, अल्फा पार्टिकल। अब जो मैंने आपको फर्स्ट पेज अपने नोट्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दिया था उसमें एक टेबल बताई थी और उस टेबल मैंने बताया था कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है वो प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स होता है। यहाँ उसका यूज हो गया, वेलोसिटी दे रखी है, ये वैल्यू हम ईके की जगह रख देंगे और जब सॉल्व करेंगे तो ये 2.5 × 10⁻14 मीटर आएगा। क्लियर इंडिकेशन है कि दोस्तों न्यूक्लियस की साइज 10⁻14। ठीक, अब आता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आता है तो हम आपको बता दें कि रदरफोर्ड ने कहा कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसकी साइज 10⁻15 मीटर होती है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन वेरियस शेल्स में रिवॉल्व करते हैं। लेकिन उसके इस एटॉमिक मॉडल में 2 कमियां रह गई। पहली कमी रह गई कि रिगार्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, बोर्ड में आता है कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ये 2 ड्रॉबैक्स हैं, 2 नंबर के आते हैं। रिगार्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है, वो ये कहती है कि जब भी कोई रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट पे रिवॉल्व करेगा कंटिन्यूसली तो एनर्जी रेडिएट करेगा। जब एनर्जी रेडिएट करेगा तो उसका रेडियस धीरे धीरे कम होने लगेगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कोलाइड कर जाएगा। और जब स्टूडेंट्स न्यूक्लियस से कोलाइड करेगा इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, आपका एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन इस डिस्ट्रॉर्शन के बारे में आपके रदरफोर्ड कुछ न बता। दूसरा ड्रॉबैक था कि रिगार्डिंग लाइन स्पेक्ट्रम, तो जब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रेडिएट करेगा एनर्जी रिवॉल्व करते समय तो स्पेक्ट्रम उसका देखा गया। जब स्पेक्ट्रम में देखा गया कि कुछ शार्प बड़ी थिन लाइनें होती है जो स्पेक्ट्रम में दिखाई पड़ी, डार्क रूम स्पेक्ट्रम कहलाता है। वो डार्क रूम में स्क्रीन के ऊपर देखा जाता है। वो स्पेक्ट्रल लाइन जो बिल्कुल शार्प और बिल्कुल सिल्वर कलर की थी, वो पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रही थी। लेकिन रदरफोर्ड उन लाइंस के बारे में नहीं एक्सप्लेन कर पाए, बता ही नहीं पाए कि वो लाइंस काहे आती हैं। ये 2 कमियां थी। इन दोनों कमियों को दूर करा बोर ने। नील बोर साइंटिस्ट था तो उसने रदरफोर्ड के ड्रॉबैक को दूर करा। उसने एक हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम दिया, उसने हाइड्रोजन एटम का रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी सब कुछ दिया। इसीलिए ये बोर वाला जो आपका है बोर रेक्टिफिकेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या रदरफोर्ड के डिफेक्ट को नील बोर ने रेक्टिफाई करा। कैसे, पेपर में 3 नंबर का आता है। तो आप देखिए रदरफोर्ड के ड्रॉबैक को नील बोर ने रेक्टिफाई करा और उसने कहा कि हम 3 पॉस्टुलेट्स देते हैं। तीनों पॉस्टुलेट रदरफोर्ड के इस ड्रॉबैक को जो हमने पढ़ा स्टेबिलिटी ऑफ एटम अलाइन स्पेक्ट्रम को 100% रेक्टिफाई कर देगा, उसको बिल्कुल क्लैरिफाई करके पब्लिक को बताएगा। पहला है कि बोर्स क्वांटम कंडीशन। बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करेगा किसी न्यूक्लियस के चारों ओर, उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π के बराबर होना चाहिए। सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट पर रिवॉल्व करेगा, बाकी किसी में नहीं करेगा। इसका मतलब
इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट पर रिवॉल्व नहीं कर सकता है, सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट पर करेगा जिनका कि आपका इंटीग्रल मल्टीप्ल ऑफ h/2π के बराबर होगा एंगुलर मोमेंटम। अब आता है स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्बिट। तो उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट पर नहीं रिवॉल्व करेगा, उन्हीं ऑर्बिट पर रिवॉल्व करेगा जिसमें कि वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। भाई एनर्जी रेडिएट इसलिए नहीं करेगा क्योंकि एंगुलर मोमेंटम h/2π के बराबर है। तो जब एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा तो रेडियस कम नहीं होगा, जब रेडियस कम नहीं होगा तो आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कोलाइड नहीं करेगा, एटम का एग्जिस्टेंस नहीं खत्म होगा। और लास्ट वाला उसने कहा कि बोर्स की फ्रीक्वेंसी कंडीशन है कि जब हायर एनर्जी लेवल से, देखिए यहाँ पे जो ऑर्बिट्स हैं इनको एनर्जी लेवल कहा जाता है, जब हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करेगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा hν। तो ν = c/λ, यहाँ लैम्डा बराबर ΔE/hc। इससे हम निकाल लेंगे कि कितनी वेवलेंथ की लाइट आपकी जो है वो रेडिएट हो रही है। और ये भी है कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उतनी ही एब्जॉर्ब करेगा जितनी ही रेडिएट करेगा hν के बराबर। तो इसके साथ ये तीनों पॉस्टुलेट्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, दिस वीडियो वाज पार्ट 1, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड, ये नील बोर ने जो हाइड्रोजन एटम दिया है इसके स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन एटम का रेडियस क्या है, हाइड्रोजन एटम का जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसकी वेलोसिटी क्या है, हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी क्या है टोटल इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन की, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और इस तरीके से आप ये देखें कि हम लोगों का जो है वो फिजिक्स का सिलेबस में सिर्फ 3 लेसन बचे हैं। पहला बचा है न्यूक्लियाई, एटम चल रहा है पहला, उसके बाद न्यूक्लियाई बचा है, उसके बाद आपको पढ़ाएंगे हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। तो हम लोग बिल्कुल सिलेबस के अप्रोच की तरफ चल रहे हैं। आपसे यही हमारा सजेशन है कि कंटिन्यूअसली आप लोग जो है वीडियोस के माध्यम से या आप लोग नोट्स के माध्यम से अपनी पढ़ाई करिए। जिसको जो डाउट हो बिटवीन 10 AM to 6 PM वो डाउट हमसे पूछ सकता है। आई एम रेडी टू सॉल्व द डाउट ऑफ एवरी स्टूडेंट। थैंक यू।